अस्सलाम वालेकुम। सब कॉन्टिनेंट की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताएंगे वो है पुनाखा डिज़ोंग। पुनाखा जोंग अजीम खुशी या खुशी का महल भूटान के पुनाखा में ज़िला पुनाखा का इंतज़ामी मरकज़ है। जोंग की तमीर नागवंग नमग्याल ने 1637 में की थी। ये भूटान का दूसरा सबसे कदीम और दूसरा सबसे बड़ा जोंग है और इसके सबसे शानदार ढांचे में से एक है। जोंग में तिब्बती बुतमत का काग्यू स्कूल के जनूबी ड्रॉप का नस्ब के मुकद्दस आसार हैं, जिनमें रंगजंग का सरपानी और नागवंग नमग्याल और तरतून पीमा लंगपा की मुकद्दस बाकियात शामिल हैं। पुनाखा जोंग, जिसे पंगथांग देवा चंबी फोडरंग भी कहा जाता है, ये भूटान की सबसे शानदार तामीरात में से एक है। पुनाखा जोंग 1955 तक भूटान की हुकूमत का इंतजामी मरकज़ और सेट था। जब दारुल हुकूमत को थिम्पू मुंतकिल किया गया था, ये यूनेस्को की शमूलियत के लिए भूटान की आर्जी फहरिस्त में से एक आर्जी जगह के तौर पर दर्ज है। जोंग पुनाखा वादी में फोचो मर्द और मोचो खातून दरिया के दरमियान वाक़या है। मोचो दरिया का मनबा भूटान में लेसी और लैया की शिमाली पहाड़ियों और तिब्बत में है। इन दोनों दरियाओं के संगम के बाद मरकजी दरिया पोना संग चोया दरिया सनकोश के नाम से जाना जाता है और वांगडू फोडरंग से नीचे बहता है। काली खोला के मुकाम पर भूटान भारत की सरहद को अबूर करता है और बलआखिर दरियाए ब्रह्मपुत्रा से मिलता है। खित्ते में सेहतमंद आबो हवा के पेश नज़र पुनाखा भूटान की सुरमाई दारुल हुकूमत है। भूटान के पादरियों के सरबराह अपने रहबरों के वफद के साथ इस जोंग में मौसम सरमा गुजारते हैं। जायकारंड के दरख्त जोंग के आसपास उगते हैं। चूंकि पुनाखा जोंग सिर्फ 2001 मीटर पर वाक़या है, आपको ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप पावर ताक तांग, टाइगर नेस्ट जैसे ऊंचे मकामात पर होंगे, इसलिए ये इब्तदाई हैकर के लिए अच्छी जगह है, जहां से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इब्तदाई चंद दिनों में ऊंचाई की बीमारी पुनाखा भूटान के दूसरे सबसे लंबे सस्पेंशन पुल पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज का मरकज़ भी है और कार के जरिए 5.7 किलोमीटर और 5.4 मील की मुसाफत पर है। लेजेंड बताता है कि किस तरह जोपालेप मोमार ने एक ख्वाब में ख्वाब देखा जब जबदरंग ने इसे एक छोटे से ढांचे के नीचे सोने का हुक्म दिया, जिसमें बुद्ध का एक मुजस्मा था, जिसे जोंग चग छोटा जोंग कहा जाता है। अपने ख्वाब में जबदरंग की नफसियाती ताकतों की वजह से इसने एक महल वाजिया ख्वाब में देखा। विजन को मोमार के जहन पर नक्श कर दिया गया, जिससे वो विजन को कागज पर रखे बगैर जोंग के लिए मंसूबा बनाने और इसे बनाने के काबिल बना। मोमार के ख्वाबदार विजन की बुनियाद पर जोंग की इमारत 1637 में शुरू हुई और 1638 में इस जगह पर मुकम्मल हुई। इस अरसे के दौरान नागवंग नंगव्याल भूटान के पहले रहनुमा बन गए, जिसने मुल्क को एक इकाई में मुत्तहद करने की अपनी मुश्तरका कोशिशों के मुतहद बाद किया। जोंग को पंथान डेक्कन फोर्डरिंग के नाम से मुकद्दस किया गया था। 1639 में इस जगह पर भूटानियों के हाथों शिकस्त खाने वाले तिब्बतों से पकड़े गए हथियारों को रखने के लिए एक यादगारी चप्पल तामीर किया गया था। जदबदरंग ने 600 रहबरों के साथ एक खानकाही तरबियत भी कायम की। ऊपरी थिम्पू वादी के चेरी गोपा से लाया गया और वो अपनी मौत तक यहाँ मुकीम रहा। जोंग के मरकजी टावर या मेन टावर के ऊपरी हिस्से को 1676 में गैल्स्टन टेंजन ने शामिल किया था। मजीद इजाफा 1744 से 1763 के दौरान किया गया, जब शिरा वंगचंग हुक्मरान थे। ज़ेबड्रंग का एक बड़ा तामगन, जिसे चमना अजीम थंडरल कहा जाता है, देसी हुक्मरान ने वियन को अतिया किया था। ये थैनगाल यहाँ साल में एक बार मुनक्कद होने वाले शेवों के दौरान दिखाया जाता है। हाउस ऑफ विंगचंग इस वक्त मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। ये बादशाहत 1907 में कायम हुई थी। इसी साल पुनाखा जोंग पहले ड्रोग गलोपिया के तौर पर सरयोगन वंगचंग की ताजपोशी का मुकाम था। इस वक्त पुनाखा भूटान का दारुल हुकूमत था। 3 साल बाद पुनाखा में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए।
जिस के तहत अंग्रेज़ों को भूटान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने पर इत्तफाक किया और भूटान ने बरतानिया को अपने खारजा अमूर की हिदायत की इजाज़त दी। 1744 से 1763 तक 13वीं हुकूमत के दौरान जब शिरा वंगचंग भूटान का चीफ एबट था, जोंग को काफ़ी हद तक बढ़ाया गया। 1750 और 1849 के दरमियान आग ने जोंग को नुकसान पहुंचाया। 1897 के ज़लज़ले में जोंग को शदीद नुकसान पहुंचा था। 1986 में जो जोंग जुज़वी तौर पर आग से तबाह हो गया था। ड्रोंग ग्यालम्पो जगमा खेसरा नमग्याल वंगचंग और इनकी मंगेतर जेटसन पेमा की शादी 13 अक्टूबर 2011 को पोनाखा जोंग में मुनक्कद हुई। जोंग भूटान में तिब्बती बुतमत के काग्यू स्कूल के ड्रोपका नस्ब का हिस्सा है। ये भूटान का दूसरा सबसे कदीम और सबसे शानदार जोंग है। नागवंग नमग्याल के हुक्म पर बनाया गया है। ये एक 6 मंजिला ढांचा है जिसका एक मरकजी टावर या इसकी औसत बुलंदी पर 2001 मीटर 9003 फुट कुदरती पहाड़ी पसे मंजर है। जोंग की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मवाद में कंप्लीट शुदा ज़मीन पत्थरों और दरवाज़ों की खिड़कियाँ शामिल हैं जिसमें लकड़ी का काम किया गया है। जोंग को बौद्धी इक़दार के मुजस्मे के तौर पर तामीर किया गया था और ये 1594 से 1651 के दौरान जदबुद रंग के ज़ेरे तामीर करदा 16 ड्रोंग्स में से एक था। जोंग की लंबाई 180 मीटर 590 फुट है जिसकी चौड़ाई 72 मीटर 236 है और 3 सहन हैं। जोंग में दुश्मन के हमलों से हिफाजत के लिए बनाए गए दफाई किलों में लकड़ी की खिड़कियां, सीढ़ियां और लकड़ी का एक भारी दरवाज़ा है जो रात को बंद कर दिया जाता है। जोंग को आग लगने से नुकसान पहुंचाने के बाद 1986 में एक बड़ा इबादतगाह शामिल किया गया। जोंग के इंतज़ामी दफातर एक बहुत बड़ा सफ़ेद धोया हुआ स्टोपा और एक बोधियतिया दरख्त पहले सहन में वाक़या है। इसी सहन में बहुत बाईं तरफ पत्थरों का एक टीला और नागों की रानी के लिए वक्फ एक चप्पल भी नजर आता है। राहिबों की रहाइश क्वार्टर दूसरे सहन में वाक़या है जिसमें पहले और दूसरे सहन के दरमियान यूटेस्ट मुदाखलत करता है। इस सहन में 2 तारीखी हॉल हैं, युगेन वंगचंग में से एक जो बाद में बादशाह बन गया और एक हॉल जहां बादशाह को 1905 में इंडियन एम्पायर के ऑर्डर ऑफ द नाइट कमांडर जॉन क्लॉट वाइट के साथ सजाया गया था। तीसरा सहन जोंग के इंतहाई जनूबी सिरे पर है जहां पेमा लंगपा और नागवंग नमग्याल की बाकियात महफूज है। इस लखनऊ को 1995 में दोबारा तामीर किया गया था। इस ताबूत को बिल्कुल भी नहीं खोला गया जिसमें तबाहकारी की लाशें थीं। ताहम इस जगह का दोबारा बादशाह और जेखुम बुनियादी तौर पर अपने ओहदा संभालने से पहले आशीर्वाद हासिल करने के लिए करते हैं। वादी के बलाई इलाकों में बर्फानी झील के फटने के नतीजे में आने वाले सैलाब मोचो और फोचो दरियाओं में एक आम वाक़या है। ख़ास तौर पर 1957, 1960 और 1994 में आग और ज़लज़लों ने परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया। 1996 में फोचो नदी में आने वाले सैलाब ने बड़े टापू को नुकसान पहुंचाया और कई अमवात हुईं। लकड़ी के तराश, फराश, चिनाई, देहाती काम, पेंटिंग और कई दीगर महारतों में दस्तकारी की एक कदीम रवायत में एक बड़े तज़ीनो आराइश के काम के बाद जोंग में अब कई नए नित मजहबी तस्वीर और कई दूसरे खजान हैं जिनकी तादाद 200 से ज़्यादा है। 13 से 15 मई 2004 तक के जेखुम और दारश तंगमांग के रहबरों के ज़रिए रबनी तकरीब के नाम से मशहूर तीसरे भूटानी महीने के 12 से 14वें दिन की मुनासबत से मुनक्कद की गई। जोंग की इसकी पुरानी शान में मुकम्मल बहाली के बाद जोंग में काबिल ज़िक्र तस्वीरें मुजस्मे अवेज़ा हैं। इनमें दूसरे ड्रोग देसी के दौर हुकूमत में महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी की कहानी की अक्कासी करने वाले दीवार शामिल हैं। महात्मा बुद्ध और जबदरंग के बड़े सुनहरी मुजस्मे जो कि 18वीं सदी के वस्त से ताल्लुक़ रखते हैं
और ستونوں پر سونے والے پینل بھی یہاں موجود ہیں۔ موچ ندی کے عبور کرنے والی لکڑی کا ایک ڈھکا ہوا پل 17ویں صدی میں زونگ کے ساتھ مل کر بنایا گیا تھا۔ یہ پل 1957 میں ایک طوفانی سیلاب سے بہہ گیا تھا۔ 2006 میں روایتی انداز میں لکڑی کے ایک نئے کمپرسٹریل پر کام شروع ہوا، جس کا دورانیہ 55 میٹر 180 فٹ تھا۔ یہ 2008 میں مکمل ہوا تھا۔ 2008 میں کنکریٹ پل کی تکمیل کے بعد نئے پل کو 2008 میں ونگچنگ بادشاہت کے 100 سال تاج پوشی کے جشن کے طور پر سراہایا گیا۔ اس طرح زونگ بھوٹان کے تمام بادشاہوں کی تاج پوشی کا مقام رہا ہے۔ 1994 میں برفانی سیلاب میں زونگ میں مرنے والے 23 افراد کے اعزاز میں ایک یادگار بھی زونگ کے بالکل باہر تعمیر کی گئی ہے۔ ڈومچے زونگ میں منعقد ہونے والے سالانہ تہوار، جس میں ضلع کے تمام دیہاتوں اور دور دراز مقامات کے لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ میلے کے دوران تبت سے زربدرنگ کی خود ساختہ تصویر دکھائی جاتی ہے۔ اس 5 روزہ تہوار کے دوران، جسے پوناکھا تہوار بھی کہا جاتا ہے، مارچ میں منعقد ہوتا ہے۔ کچھ بہت ہی متاثر کن نمائش ہوتی ہے۔ اہم ڈسپلے 1639 میں تبتوں کے بھوٹان پر حملے کا دوبارہ نافذ، جہاں تبتوں کو شکست ہوئی تھی، اس تھیٹر کی نمائش میں جس کا تصور زربدرنگ نے کیا تھا۔ فیسٹیول کے آخری دن مرکزی صحن میں 136 افراد کی طرف سے ایک گروپ ڈانس پرفارمنس کے بعد زربدرنگ کی تصویر کی نمائش ہوتی ہے۔ اس ایکٹ کے بعد زونگ کے احاطے میں روایتی ماسک رقص جو زونگ کی تعمیر کی یاد میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس زونگ میں ہر سال منائے جانے والی ایک اور رسم، جس کو لنکی ڈھنگچر کہا جاتا ہے، اور یہ مرنے والی روحوں کی عبادت ہے۔ اکتوبر سے مئی کے مہینوں میں پوناکھا زونگ کا بہترین دورہ کیا جاتا ہے، کیونکہ موسم معتدل ہے اور نظارے صاف ہیں۔ پوناکھا زونگ کے لیے داخلہ فی سال کے وقت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، اور چاہے آپ مقامی ہوں یا سیاح، سیاحوں کے لیے یہ عام طور پر 300 کے ارد گرد ہوتا ہے۔ فیس کی تازہ ترین معلومات کے لیے مقامی حکام یا ٹور آپریٹر سے رابطہ کرنا بہتر ہے۔ پوناکھا زونگ پوناکھا مختلف ذرائع آمدرفت کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ قریب ترین ہوائی اڈہ پارو بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے، جو پوناکھا سے تقریباً 140 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں سے آپ ٹیکسی کرائے پر لے سکتے ہیں یا پوناکھا زونگ تک جانے کے لیے بس لے سکتے ہیں۔ بھوٹان کے دارالحکومت تھمپو پوناکھا تک باقاعدہ بس سروسز موجود ہیں۔ سفر میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ آپ پوناکھا زونگ تک پہنچنے کے لیے کار یا ٹیکسی کرائے پر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ گروپ میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس بہت سا سامان ہے، تو آپ کے لیے یہ ایک اچھا آپشن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی پوناکھا ڈزونگ کے بارے میں مکمل معلومات۔ امید ہے آپ کو ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔